नमस्कार दोस्तों, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपको यूपीएससी के साथ यूजीसी नेट की भी तैयारी कराई जा रही है। यहाँ यूजीसी नेट सोशियोलॉजी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आप मेरा सामान्य परिचय देख सकते हैं, मेरे बारे में जान सकते हैं। और इसके बाद मैं आज आपको कार्ल मार्क्स पढ़ाऊंगा। बीच में अभी गैप हो गया था, कुछ जरूरी काम था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाए हैं, लेकिन आज से मैं फिर चालू कर रहा हूँ। कार्ल मार्क्स से अपने जो आगे के थिंकर्स हैं उन्हें पढ़ाऊंगा। इसके पहले हमने 4 से 5 वीडियो आपको, वीडियो तो 7 8 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। उसमें मैंने इमाल दुर्खीम को पूरा कंप्लीट किया है, अगस्त कॉम्टे को कंप्लीट कर चुका हूँ, और हार्वर्ड स्पेंसर को। इसके साथ ही यूजीसी नेट का मैंने सिलेबस भी एक दिन डिस्कस किया है। आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में कि कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र में क्या योगदान है, और कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी अवधारणाएं क्या हैं, मुख्य मुख्य अवधारणाएं। हम आज पूरे मतलब केवल इनकी जो टर्मोलॉजी ये प्रयोग करते हैं कार्ल मार्क्स, उनके बारे में चर्चा करेंगे, और इनकी जो बुक्स हैं उन्होंने इनने किस बुक्स में क्या दिया है, कॉन्सेप्ट क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट किस बुक में है, उसको जानने की हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। कार्ल मार्क्स को समझने के पहले हमारे एक थिंकर्स आते हैं जिनका नाम है प्रोदो, और प्रोदो से कार्ल मार्क्स बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर केवल एक हल्का सा प्रोदो के बारे में जान लेंगे। प्रोदो की बुक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आईएमपी लिख रहे हैं हम, द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। इसको ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है यूजीसी में, तो इसलिए इसको देख लीजिए आप। द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी जब आता है तो हमें इसमें प्रोदो लगाना होता है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी आ जाता है तो हम लगा फिर लिखते हैं कार्ल मार्क्स, तो हमें फिर कार्ल मार्क्स पर टिक लगाना होता है। तो कार्ल मार्क्स प्रोदो से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। प्रोदो का मानना था कि ईश्वर एक बुराई है तथा संपत्ति एक चोरी है। कहते हैं ईश्वर पर ज्यादा अगर आप विश्वास करते हैं, ईश्वर को बहुत ज्यादा मानते हो, तो वो बुराई के रूप में हो जाता है, और यदि आप संपत्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक रखते हो तो वो क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। समाज के साथ चोरी आप कर रहे हैं। तो ईश्वर एक बुराई है, समाज एक चोरी। ईश्वर एक बुराई है और संपत्ति एक चोरी है, एक ऐसा प्रोदो बोलते हैं। प्रोदो को राजनीतिक अराजकतावाद का जनक माना जाता है। जो कहते हैं कि हमारे यहाँ गांधी जी के लिए भी राजनीतिक अराजकतावादी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर राजनीतिक अराजकतावाद जो है वो प्रोदो भी, इसको जनक माना जाता है प्रोदो को। तो प्रोदो के बारे में बस हमें इतना ही जानना है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है उनकी, द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, तो आपको याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाती है। कभी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी आ जाता है, कभी फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी आ जाता है। तो हम अगर द फिलोसफी पहले आ रहा है तो उसमें हमें प्रोदो लगाना है, और अगर पॉवर्टी आ रहा है पहले तो उसमें कार्ल मार्क्स लगाना है। दूसरा जो कार्ल मार्क्स पर प्रभाव था वो हीगल का बहुत ज्यादा था, और हीगल की जो ये बुक है, यूजीसी सोशियोलॉजी के पेपर में 1 2 बार पूछी जा चुकी है, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड हीगल की बुक है, और हीगल से भी बहुत ज्यादा कार्ल मार्क्स प्रभावित थे, क्योंकि हीगल कहते थे कि समाज में परिवर्तन होता है, लेकिन ये भौतिक यानी मटेरियलिस्टिक चीजों के कारण नहीं होता है, ये होता है विचार के कारण होता है, आइडिया के कारण समाज में परिवर्तन होता है। यहाँ पर हम हीगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इनकी बुक्स क्या है। कि हीगल का जो महत्वपूर्ण बुक है सोशियोलॉजी यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, द साइंस ऑफ लॉजिक, द फिलोसफी ऑफ राइट्स, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। लेकिन इसमें हमने आईएमपी लिखा है, आपको इसको तो याद करना ही करना है, बाकी इनको भी आप देखिए। हीगल इतिहास को विचार कहते हैं, जो इतिहास है वो विचार से संचालित होता है, यानी ये आइडियलिस्टिक यानी आदर्शवादी विचारक थे, और इनका कार्ल मार्क्स के ऊपर खूब प्रभाव था। तो ये इतिहास के परिवर्तन के लिए विचार को जिम्मेदार मानते हैं, और वे कहते हैं कि जब विचारों यानी चेतनाओं में द्वंद होता है, उसका परिणाम होता है सामाजिक परिवर्तन। कहते हैं यानी हीगल के अनुसार चेतनाओं के द्वंद्ववाद का परिणाम ही परिवर्तन है। कहते हैं समाज में जो परिवर्तन होता है, पहले तो देखो परिवर्तन क्या है। जब जो आज के समय में से हम कल का समय घटा देते हैं तो हम उसे परिवर्तन कहते हैं, यानी एक निश्चित कालखंड में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। वो कहते हैं इस परिवर्तन का जो कारण है
वो चेतनाओं में द्वंद्व के कारण परिवर्तन हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं हीगल। फिर हीगल कहते हैं कि परिवर्तन की 3 अवस्थाएं हैं। परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाएं परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। पहले थीसिस यानी बात, फिर प्रतिवाद और संवाद। वो कहते हैं आप पहले कुछ बोलते हो, उसका प्रत्युत्तर आता है, इनके मंथन से जो निकलता है वो आपका वो आपका मतलब संवाद होता है, और यही स्टेबल नॉलेज होता है, यही सही ज्ञान होता है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक सत्य ज्ञान नहीं होता है, ये प्रक्रिया अपने आप को दोहराती रहती है। यानी क्या? थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। ये आपको कौन बता रहा है? हीगल बता रहा है। इसके बाद ये वही लिखा है जो मैं आपको बता चुका हूं कि बाद विचार की प्रारंभिक अवस्था है जो अपूर्ण होती है, तथा एक प्रतिस्थापना का जन्म होता है। यानी बात जब हम कुछ कहते हैं तो वहां से उत्तर आता है, इसे हेगल प्रतिवाद कहते हैं। और तीसरे चरण में दोनों मिल जाते हैं और एक दोनों का समन्वय होता है, जिसे हम तीसरा चरण कहते हैं, और ये स्टेबल नॉलेज होता है, यानी सत्य ज्ञान होता है, वो कहते हैं। और जब सोसाइटी में जो परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन का कारण क्या है? कि विचारों में परिवर्तन के कारण, चेतना में परिवर्तन के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा है। और इसके 3 अवस्थाएं बताइए, बात, संवाद और प्रतिवाद। हीगल से कार्ल मार्क्स बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हीगल यहाँ पर कहते हैं कि चेतना या विचार ही निर्धारित करते हैं कि समाज, राज्य और पदार्थ कैसा होगा। बस हमें यहाँ पर हीगल के बारे में हमें केवल थोड़ा सा सरफेस यानी सतही नॉलेज में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि हीगल के बारे में बहुत गहराई में नहीं जाना है। थोड़ा सा कि हीगल कह रहे हैं कि समाज में जो परिवर्तन का कारण है वो विचारों में द्वंद्व जब होता है, विचारों में जब संघर्ष होता है तो समाज में परिवर्तन आता है, सोसाइटी में परिवर्तन होता है। और जैसी चेतना होगी, जैसा विचार होगा, वैसा ही समाज होगा, और वैसा ही राज्य होगा, वैसा ही पदार्थ होगा। ये हीगल का मानना था। तो हम यहाँ पर प्रोदो को समझ चुके हैं और हीगल को समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, जो आपके दुर्खीम के बाद यूजीसी नेट के सिलेबस में आते हैं। हमें यहाँ से इनके बारे में पढ़ना है। तो कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसफर है, जर्मन के दार्शनिक हैं। समाजशास्त्र में इनका कोई विषय मतलब डायरेक्ट इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन इनके जो विचार हैं वो प्रत्यक्षता समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ भी जब लिखा जाता है तो वो समाज के ही लिए लिखा जाता है। और कार्ल मार्क्स जर्मन के थे, इनका जन्म 1818 तथा मृत्यु 1883 में हुई। कार्ल मार्क्स की हम यहाँ पर कुछ पुस्तकों की बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। द होली फैमिली इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इकोनॉमी एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट, ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, यूजीसी में पूछी जा चुकी है। द होली फैमिली में सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं, और ये जो लिखा है कि एंजल्स के साथ उनकी पुस्तकें हैं कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स ही आप याद रखो, और एंजल आ रहा है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। द जर्मन आइडियोलॉजी में जो हीगल का जो दर्शन था, आदर्शवादी जो दर्शन था, उसकी यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने जमकर आलोचना की है। वो कहते हैं कि इसके जो विचार का जो परिवर्तन, समाज में जो परिवर्तन का कारण है वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो भौतिकवादी नहीं है, इसमें परिवर्तन का कारण आदर्शवाद यानी विचार है, जो आइडिया है वो समाज में परिवर्तन लाता है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, इसको हमें याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी आता है तो हमें प्रोधो लगाना होता है, और यदि द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी आ रहा है तो हमें कार्ल मार्क्स लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की बात करते हैं, और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का बहुत विस्तृत व्याख्यान वो यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। वही यहाँ पे लिखा है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में कार्ल मार्क्स बताते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। इसका उन्होंने इनको हम अलग से पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो बना के लाए, मतलब वीडियो आपके सामने आएंगे और उनमें देख सकते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसमें कार्ल मार्क्स की ये बुक है जो आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है। और ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है बुक है, ये सर्वहारा के क्रांतिकारी सिद्धांत का संक्षिप्त व सरल, वो कहते हैं इसमें जब हम कार्ल मार्क्स को अंदर जब इनका बहुत ही मतलब एक एक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे तो वहां पर आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि सर्वहारा क्या है, सर्वहारा क्रांति क्या है, और ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये कैसे बताते हैं। बस आप यहाँ पर इनकी बुक देख लीजिए,
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो बुक है उसमें वो सर्वहारा की क्रांति की बात कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं इसी बुक में कि अभी तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कहते हैं अभी तक का जितने भी समाज है उनका जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष है। वो कार्ल मार्क्स चूंकि ये मानते हैं कि समाज में दो ही वर्ग होते हैं, एक ऐसा होता है जिसके पास पूंजी का संकेंद्रण होता है और एक ऐसा होता है जिसके पास पूंजी नहीं होती। तो जो पूंजी का संकेंद्रण जिनके पास होता है वो पूंजीपति कहलाते हैं, यानी हैव्स कहलाते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होता है वो हैव्स नॉट्स कहलाते हैं। और हैव्स द्वारा हमेशा हैव नॉट्स का शोषण किया जाता है। और ये विकास के हमेशा इन्होंने 5 फिर स्तर बताए हैं कैसे विकास हुआ, किस कौन सी अवस्था में, आदिम अवस्था में क्या था, ठीक है, साम्यवादी अवस्था, ऐसी 5 अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने। फिर कहा एक साम्यवाद आएगा, फ्यूचर की बात की है। और कहते हैं कि समाज में हमेशा वर्ग संघर्ष होता रहता है और जो सर्वहारा वर्ग होता है ये संगठित होता है और फिर ये क्रांति करता है, फिर एक नए समाज का जन्म होता है। तो ऐसा ये बात कर रहे हैं कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और हमेशा दो वर्गों में संघर्ष रहा है। फिर वो कहते हैं आगे द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये कार्ल मार्क्स की बुक है। कार्ल मार्क्स ने फ्रांस में वर्ग संघर्ष की यहाँ पे बात की और सर्वहारा के अधिनायकत्व की यहाँ पर बात करते हैं वो द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सर्वहारा का अधिनायकत्व किस बुक में अगर कभी क्वेश्चन बन जाए तो द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। दास कैपिटल, ये 3 बुक हैं इन दास कैपिटल के नाम से कार्ल मार्क्स की। ये प्रथम खंड है और इसमें सर्वहारा वर्ग के ऐतिहासिक कर्तव्य सिद्धांत व समाजवादी क्रांति व सर्वहारा के अधिनायक तत्व का दर्शन प्रस्तुत करते हैं, अर्थशास्त्रीय ढंग से बताते हैं। दास कैपिटल समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल को। और ये कुछ और भी फैक्ट हैं जो इन्हें आप देख सकते हैं। द सिविल वार इन फ्रांस, द क्रिटिक्स ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये भी एक बुक है कार्ल मार्क्स की। इसके साथ ही कार्ल मार्क्स की 2 बुक और हैं, द दास कैपिटल ये सेकंड पार्ट है उनका और दास कैपिटल एक थर्ड। तो यहाँ पर हमने कार्ल मार्क्स की बुक देखी जो एक हम बाद में एक बार और रिवाइज कर लेते हैं उनकी कौन कौन सी बुक थे। कार्ल मार्क्स एक जर्मन के समाजशास्त्री थे जिनका जन्म 1818 मृत्यु 1883 में हुई थी। इनकी पहली पुस्तक अगर हम बात करें द इकोनॉमिक एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट है, दूसरी द होली फैमिली सर्वहारा की बात करते हैं, द जर्मन आइडियोलॉजी हीगल के दर्शन की ये आलोचना करते हैं, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये है ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं यहाँ पर कार्ल मार्क्स। फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यहाँ पे ये कहते हैं कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, इसमें कहते हैं। फिर आता है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, यहाँ पर ये सर्वहारा के अधिनायकत्व की बात करते हैं। फिर दास कैपिटल ये प्रथम खंड है उसका, ये समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल को। ये सामाजिक परिवर्तन ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। सिविल वार इन फ्रांस की भी एक बुक है इनकी। द क्रिटिक्स ऑफ गोथा प्रोग्राम कार्ल मार्क्स की बुक है। दास कैपिटल सेकंड पार्ट एंड दास कैपिटल थर्ड पार्ट। तो ये कार्ल मार्क्स की बुक थी। अब अभी हम चर्चा कर लेते हैं कार्ल मार्क्स के अवधारणा और थ्योरी की। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, यानी हम यहाँ पर सिद्धांत नहीं, हम इनकी यहाँ पर शब्दावली का यदि प्रयोग कर लें तब भी कोई सही बात है कि अपनी थ्योरी में किन किन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं और कौन कौन सी अवधारणाएं प्रयोग करते हैं, किन किन अवधारणा को। यहाँ पे क्या होता है, कई बार यूजीसी नेट के परीक्षा में हमें क्वेश्चन मैच करने के लिए पूछे जाते हैं, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या करना होता है, मैच करने के लिए आ जाते हैं। कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट कौन सा है और दुर्खीम का कौन सा है, मैक्स वेबर का कौन सा है, तो हमें ये सब देखना पड़ते हैं यहाँ पर। तो वर्ग संघर्ष की बात कार्ल मार्क्स करते हैं, कहते हैं समाज में हमेशा 2 ही वर्ग रहे हैं, एक हैव्स और एक हैव्स नॉट। जब हैव्स बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करता है हैव नॉट्स का, तो ये क्रांति करते हैं और क्रांति के कारण क्या करते हैं, जो सर्वहारा होता है वो शासन करने लगता है और एक नई समाज की स्थापना हो जाती है। वो मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, उत्पादन प्रणाली की बात करते हैं और कहते हैं उत्पादन प्रणाली में 2 चीजें होती हैं, उत्पादन की शक्तियां होती हैं और उत्पादन के संबंध होते हैं। ठीक है, तो ये उत्पादन की शक्तियां, द पावर ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध।
एलिनेशन की बात भी कार्ल मार्क्स करते हैं। डायलैक्टिक मटेरियलिज्म की भी बात करते हैं, द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। वो कहते हैं सामाजिक परिवर्तन होता है क्रांति के द्वारा होता है, यानी वो क्रांति की भी बात करते हैं और सामाजिक परिवर्तन की भी बात करते हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की भी बात करते हैं, वो कहते हैं आर्थिक निर्धारणवादी है। वो कहते हैं समाज की जब कोई भी व्याख्या कार्ल मार्क्स करते हैं तो उस व्याख्या के पीछे कार्ल मार्क्स एक ही कारण मानते हैं, और वो कारण होता है उनका अर्थ, यानी अर्थव्यवस्था। कहते हैं जैसे ही सब स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, सुपर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, और सुपर स्ट्रक्चर के जो कानून होते हैं, नियम कानून प्रथा परंपरा मूल रीति रिवाज नातेदारी साहित्य, ये सब बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सब अर्थव्यवस्था के आधार पर टिके होते हैं। तो वो यहाँ पर कुल मिला के अपनी जब व्याख्याएं देते हैं तो वो आर्थिक निर्धारणवादी हो जाते हैं। वो ट्रांजिशनल क्लास की बात करते हैं कि कहते हैं कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक हैव्स और एक हैव्स नॉट। कुछ एक ऐसा होता है जो पूर्णतः ना तो पूंजीवादी होता है ना ही इस मतलब सर्वहारा होता है, हैव नॉट्स में होता है। ये जो संक्रमणशील जो वर्ग है ये धीरे धीरे इस वाले वर्ग में मिल जाता है और एक क्रांति करता है। हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि वो क्या कहते हैं, केवल कंसेप्ट समझिए कि वो ऐतिहासिक भौतिक संक्रमणकालीन वर्ग की बात करते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की भी बात करते हैं, सरप्लस वैल्यू की कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, कैपिटलिज्म कार्ल मार्क्स, क्लास कॉन्शियसनेस। अब जब क्लास कॉन्शियसनेस की बात आती है तो यहाँ पर वो दो देते हैं कॉन्सेप्ट देते हैं, एक कहते हैं कि ट्रू कॉन्शियसनेस, एक फॉल्स कॉन्शियसनेस। क्लास इन इट सेल्फ, क्लास इन इट सेल्फ, क्लास फॉर इट सेल्फ। तो जब क्लास इन इट सेल्फ होती है वो कहते हैं ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ये असत्य चेतना है, और क्लास इन इट सेल्फ फॉल्स कॉन्शियसनेस है, क्लास और क्लास फॉर इट सेल्फ दैट ट्रू कॉन्शियसनेस है। तो वर्ग चेतना की बात करते हैं, कहते हैं जब क्लास इन इट सेल्फ क्लास फॉर इट सेल्फ में चेंज हो जाएगा तो समाज में परिवर्तन हो जाएगा और वर्ग संघर्ष होगा और सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व आ जाएगा और पूंजीवादी वर्ग हट जाएगा। वो हम जब इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, ये सारी थ्योरी हमें अलग अलग एक एक करके पढ़ना है, तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। तो क्लास कॉन्शियसनेस में बात करते हैं वो ट्रू कॉन्शियसनेस एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो जो ट्रू कॉन्शियसनेस है वो क्लास फॉर इट सेल्फ है, जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है वो क्लास इन इट सेल्फ है। वो साम्यवाद की बात करते हैं, कहते हैं समाज में जब क्रांति होगी, जब पूंजीवादी व्यवस्था जो उखड़ के फेंक जाएगी, उसके बाद एक ऐसा समाज आएगा जो साम्यवाद होगा, वहां व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा। फिर सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट जब हम उनकी थ्योरी पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। एक कहते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी होगी, एक ऐसा समाज होगा जिसमें किसी प्रकार का कोई क्लास नहीं होगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, व्यक्ति को उसकी इच्छा और योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। तो ये यहाँ पर मैंने कार्ल मार्क्स को पूरा नहीं पढ़ाया, केवल कार्ल मार्क्स जो शब्दावली का प्रयोग करते हैं मैंने वो आपको बताया, थोड़ा सा उनको डीप बताने की कोशिश की, लेकिन हम बहुत गहराई में यहाँ गए नहीं। इसके साथ हमने जो कार्ल मार्क्स जिनसे प्रभावित थे, मैंने प्रोदो के बारे में आपको बताया, और इसके बाद मैंने हीगल के बारे में भी आपको बताया, और कार्ल मार्क्स की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें बताई, और आपको उनके कुछ जिनका शब्दावली का वो प्रयोग करते हैं, जिस टर्मिनोलॉजी को जिसको वो यूज करते हैं, मैंने उनके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।